हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एनपीओ का। हमारा ये सेशन 8 है जिसमें हम बात करेंगे जो कई सारी आइटम्स आती हैं एनपीओ में। क्लास 12th अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो एनपीओ जो आपका चैप्टर है उसमें कई सारी आइटम्स आती हैं जो जर्नली आप देखते हो, जिसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हमें शो करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको ये तो आपको कहीं ना कहीं याद हो ही जाएगा कि वो क्रेडिट साइड आएगा यानी कि वो इनकम है, या डेबिट साइड आएगा यानी कि वो एक्सपेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका बेसिक मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कई कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब इसलिए पता होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि आपको हर चीज़ इंट्यूटिवली उसका मतलब क्या है वो पहले पता होगा। तो आप ऑन द स्पॉट अगर चीज़ें आपको याद नहीं भी रही तो भी आप खुद से लॉजिकली जो है बता सकते हो कि ये चीज़ मेरी इस साल की इनकम है या मेरी इस साल की ये एक्सपेंस है। तो इंट्यूटिवली आपको जो है हर चीज़ का मतलब तो हल्का फुल्का पता ही होना चाहिए, ताकि आप चीज़ें जो है बिल्कुल ही ब्लाइंडली रट नहीं रहे हो और आपको चीज़ों का मतलब भी पता होगा। तो आप बेटर एक्ट कर पाओगे अगर आप ऑन द स्पॉट खुद से अगर कुछ डिसीजन लेना पड़ा आपको तो, ठीक है। और उसके अलावा कहीं ना कहीं ये आइटम्स जो हैं ये कुछ आती है बैलेंस शीट में, कुछ आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे कई सारी आइटम्स हम बीच में डिस्कस करेंगे जो लगती हैं कि आएंगी इनकम या एक्सपेंस के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, लेकिन एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो तरह का होता है अकाउंट्स में। हम जो है जो खर्चा हमारा होता है एक साल के दौरान, तो उसका फ़ायदा अगर पूरी तरह केवल उसी साल मिल जाता है तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को मैं बोलता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। और ये हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उस साल के अंत में। उस साल का अंत में हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एनपीओ के केस में, या जो बिजनेस होते हैं जनरली उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो है डेबिट कर देते हैं। तो डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चा होता है जिसका पूरा फायदा उसी साल में उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है जिस साल की अकाउंटिंग आप कर रहे हो। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसका मतलब है कि आप कोई खर्चा कर रहे हो जो है राइज हुआ इस साल, और उसका फ़ायदा लेकिन जो है आपको कई साल मिल सकता है। तो वो चीज़ मैं बोलता हूँ कि मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको मैं शो करता हूँ असेट साइड बैलेंस शीट के, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसी तरह से जो रिसीट्स होती हैं यानी कि जो अमाउंट रिसीवेबल है आपको करंट ईयर के दौरान काम करने की वजह से जो डिजर्व करते हो आप, वो अगर आप रेकरिंग नेचर का है जो हर साल काम करके जो भी आपका काम है तो हर साल काम करते हुए हर साल जर्नली वो अराइज होता है या कभी भी अराइज होता है। लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक बार आपको मिल गई है और जो आपको बस एक ही बार मिलनी है और पूरी लाइफ टाइम में जो एनपीओ के आप यूज़ करोगे। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो रेकरिंग नेचर की होती है और जो आपका डे टू डे काम है उस काम की वजह से आपको मिल रही है तो वो रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, और इसको हम इनकम के तौर पे शो करते हैं क्रेडिट करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन अगर कोई वन टाइम पेमेंट किसी ने आपको किया यानी कि वन टाइम आपके लिए रिसीट है या कोई बिल्कुल ही स्पेशल पर्पज़ के लिए कोई फंड आपको मिला है तो वो चीज़ें जो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो इतनी चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट में मैंने आपको जो है रिवाइज़ करा दिया। बाकी जब मैंने एनपीओ शुरू कराया था तो उसकी पहली या दूसरी या तीसरी क्लास में बेसिक्स जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका फ़र्क पता होना चाहिए ताकि आप प्लेसिंग ठीक जगह करो। और उसके अलावा रिसीट्स की भी आपको जो अगर दोनों टाइप्स पता हो और दोनों टाइप्स में से कौन सी किस जगह प्लेसिंग होती है तो वो भी अगर आपको पता होगी तो जो स्टार्टिंग होगी, क्योंकि स्टार्टिंग होती है प्लेसिंग करने से, प्लस माइनस जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो बाद में होती हैं। तो सबसे पहले प्लेसिंग अगर ठीक होगी तो जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है फिर सही मोमेंटम पकड़ेगा और सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक है, मैं आपको साथ साथ जो है फ़ोटो भी शेयर करता रहूँगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो आप। तो हम सबसे पहले जो है बात करते हैं, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट आइटम्स, और ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आ सकती हैं या बैलेंस शीट में भी आ सकती हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसी होंगी जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी, ठीक है। ओके, हर आइटम को हम डिस्कस करते हैं कि एनपीओ के रिस्पेक्ट में, एनपीओ के परस्पेक्टिव से ये इनकम होगी या एक्सपेंडिचर होगी, और इनकम एक्सपेंडिचर होने के बाद ये भी हम डिसाइड करेंगे कि ये रेवेन्यू नेचर की है यानी कि रेकरिंग नेचर का है या एक तरह से जो है वन टाइम नेचर का है या कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहला दे रखा है आपको एंट्रेंस फ़ी या एडमिशन फ़ी।
तो बेसिकली जब भी कोई पर्सन एनपीओ का मेंबर बनता है तो मेंबरशिप फीस या एक तरह से एंट्रेंस फी, एडमिशन फी टाइप जो है वो देता है, तो कहीं ना कहीं रेकरिंग नेचर का होता है। तो इसलिए हम इसको जो है अपनी नॉर्मल इनकम के तौर पे ट्रीट करते हैं और यानी कि क्रेडिट करते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि ये हर किसी को पे करना पड़ता है। एक बैरियर है कि अगर आपको हाँ इस एनपीओ के साथ किसी भी जो है कहीं ना कहीं पोजीशन के तौर पे जुड़ना है तो आपको पहले जो है एक लमसम छोटा सा अमाउंट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो पे करना पड़ेगा। और जो है ताकि आप एनपीओ में आ जा सको और एनपीओ में एक तरह से शुरुआती लेवल पे जो है अगर आप जुड़ना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, कुछ दिन एसोसिएट करना चाहते हो एनपीओ के साथ, तो ये छोटा सा एक अमाउंट आप जो है पे करते हो, ठीक है। तो एंट्रेंस फी और एडमिशन फी क्रक्स ये है कि ये शो होता है क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी की। देखिए ये एक वन टाइम अमाउंट होता है और सामने वाला बंदा अमाउंट देता है और जब तक अब एनपीओ है, एनपीओ जो है उसको सर्विस देती रहेगी। तो एक तरह से ये जो एक अमाउंट है ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता, यानी कि वो एक सेम बंदा जो है वो हर साल इस तरह का अमाउंट नहीं देता और ये अमाउंट भी बहुत बड़े अमाउंट का होता है। और इसके लिए केवल ये इस साल की इनकम नहीं मान सकता, क्योंकि इस साल की इनकम मैं उसको मानता हूँ कि ठीक है मैंने इस साल सर्विस प्रोवाइड कर दी सारी की सारी जो करनी थी और मुझे जो अमाउंट मिला वो पूरा जो मैं डिजर्व करता था इस साल का बनता है वो मुझे मिल गया। पर लाइफ मेंबरशिप फ़ी एक बड़ा अमाउंट भी होता है और वो केवल इस साल को बिलोंग नहीं करता, वो कहीं ना कहीं पूरी जब तक एनपीओ की लाइफ है तब तक जो है कहीं ना कहीं हमें सर्विस प्रोवाइड करती रहनी पड़ेगी। तो इसको मैं रेकरिंग नेचर की कोई नॉर्मल इनकम नहीं मान सकता। तो इसलिए ये जो रिसीट होती है ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल नेचर की है और स्पेशल नेचर की इसलिए क्योंकि एक बड़ा अमाउंट होता है और पूरा जब तक एनपीओ है तब तक सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा एनपीओ उस पर्सन को। तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ठीक है। और क्योंकि ये एक रेवेन्यू रिसीट नहीं है, ये एक कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट हम उसको बोलते हैं कि मैंने जो काम करना था सामने वाले को, जो प्रोडक्ट या सर्विस देनी थी वो मैंने दे दिया इस साल, अब मेरा और कुछ नहीं देना बनता और मैंने उससे जो भी अमाउंट बनता है वो रिकॉर्ड कर लिया अपनी इनकम के तौर पर, तो उसको आप रेवेन्यू रिसीट बोलते हो। लेकिन जब आप किसी से अमाउंट लेते हो और उसको आप कई साल तक सर्विस देते रहोगे तो वो एक स्पेशल अमाउंट है, इसलिए उसको हम शो करेंगे लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल रिसीट्स की। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है कंट्रीब्यूशन रिसीट फॉर एनुअल डिनर, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एनुअल डिनर। बेसिकली स्पेशल रिसीट्स हो सकती हैं, मतलब ये कोई फंड नहीं है, सिंपली ये है कि किसी ने आपको जो है कुछ पैसा दिया, कुछ आपके खर्चे हो गए और नेट जो भी आपकी इनकम या नेट एक्सपेंस बन रहा है तो उसको जो आप एक्सपेंस अगर नेट बन रहा है तो एक्सपेंस साइड शो कर दोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यानी कि हमने वर्ड यूज़ नहीं किया है फंड, तो फंड यूज़ नहीं किया गया है वर्ड, नॉर्मली छोटा मोटा खर्चा है और रैकरिंग नेचर की आइटम है कि जो है थोड़ा बहुत खर्चा हो गया, थोड़ी बहुत इनकम हो गई एक इवेंट से रिलेटेड और जो है उसका जो भी नेट इफेक्ट आया इनकम के तौर पे आया तो इनकम के तौर पे आप क्रेडिट कर दोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और एक्सपेंस बचा तो वो जो नेट एक्सपेंस है वो आप डेबिट कर दोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ध्यान रखना ये आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग लग सकता है लेकिन ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं है, क्योंकि ये चीज़ रेकरिंग नेचर की होती है और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अमाउंट भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता और सिंपली एक इवेंट को कराने से रिलेटेड इनकम हुई, एक्सपेंस हुए, उसका नेट इफेक्ट जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी नेट इफेक्ट का नेचर है, ठीक है। और चौथा आइटम है डोनेशंस। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। डोनेशंस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है जर्नल डोनेशन। अगर आपको जर्नल डोनेशन लिखा है या सिर्फ डोनेशन लिखा है तो मैं मान सकता हूँ कि इस डोनेशन को कैसे भी यूज़ कर सकती है एनपीओ, और इस तरह के डोनेशन तो मिलते ही रहते हैं एनपीओ को, तो इसको मैं अपनी इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्रेडिट साइड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन जो दूसरे तरह की डोनेशन है स्पेसिफिक डोनेशन, इसका मतलब ये है कि देने वाले ने आपको स्पेसिफाई किया है कि ये मैं जो अमाउंट दे रहा हूँ आपको, चाहे अमाउंट कितना भी हो, लेकिन इसको वैसे ही यूज़ करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सपोज किसी ने 10 लाख रुपए आपको दिया कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो, मतलब मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ ताकि आप जो है स्पेसिफिकली अपनी बिल्डिंग को जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है, अगर सपोज 1 फ्लोर है तो 2 फ्लोर और बना लो किसी तरह, तो मतलब उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है और आपको फिर जो है उस पर्पस को अचीव करना है और वो फंड्स को यूज़ करना है उसी पर्पस के लिए। तो इसलिए इसको एक इनकम के तौर पे नहीं, मैं जब तक उस फंड को उसके पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर लेता तब तक जो है वो चीज़ कहाँ शो होती रहेगी, लाइबिलिटी साइड
और बैलेंस शीट के, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशंस की अकाउंटिंग आप शो करते हो, उससे रिलेटेड अमाउंट जो आपको मिला है यानी कि फंड वो आप शो करते हो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। अब उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं, वहीं पे ही माइनस करते हुए दिखा दोगे और आपका फंड रिड्यूस होता चला जाएगा। और अगर आपकी कोई इंसिडेंटल इनकम हो रही है उस फंड को यूज़ करने के दौरान तो वो भी आप वहीं पे ऐड करते रहोगे, क्योंकि इसकी वजह से मेरा फंड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है जो कि हम अगली या उसके अगली सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थंबनेल में मैं लिख देता हूँ कई बार, या टाइटल में आपको दिख जाएगा कि वीडियो जो है किस टॉपिक पे है। तो खैर ये जो है हमारा एनपीओ सेशन 8 है, जिस पे बस मेरा पर्पज़ है कि सारे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनका बेसिक मतलब क्या है, और अल्टीमेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंट्स में, कि उसको हम शो कहाँ करते हैं, प्लेसिंग कहाँ होती है उसकी, और किस साइड होती है। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो आप बता देना, और आगे चलते हैं। और रैंडम जो बीच बीच में न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे वो मैं लास्ट मोमेंट पे करा दूंगा मिसलेनियस तरीके से। मतलब एक बार आज मेरा टॉपिक ये है कि सारी जो थियोरेटिकल पोर्शन है, जो आइटम्स है अलग अलग, उसको केवल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और उनसे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आ सकता है 1 मार्क या 2 मार्क का, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। जब हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे कंसेप्ट लेवल पे, तो लास्ट की 2 या 3 वीडियो मैं स्पेसिफिकली बनाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बाकी हाँ ये है कि अगर सपोज़ आपको लगता है कि किसी टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मुझे न्यूमेरिकल ज़रूर बनाना चाहिए और मैं भूल ना जाऊँ, तो वो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि देखिए इस पे जो है इस टॉपिक पे ज़रूर न्यूमेरिकल बना देना। तो अगर मेरी प्लानिंग में नहीं भी होगा तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक पर आप खासकर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स चाहते हो एक तरह से, उसको मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अगली चीज़ है लेगेसी। देखिए लेगेसी का मतलब है कि कोई जो बंदा है अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि हाँ उनकी प्रॉपर्टीज एनपीओ को आएगी, तो एनपीओ के पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। वो मनी के फॉर्म में हो सकती है, किसी और असेट के तौर पे हो सकती है। तो यहाँ पे लेगेसी जो है एनपीओ के लिए एक इनकम ही होती है। और हाँ अगर जो है सपोज विल में स्पेसिफाई कर रखा है कि इस प्रॉपर्टी को, इस मनी को, इस असेट को इस तरह से ही यूज़ करना है, तो उसको हम जो है वही फंड बेस्ड अकाउंटिंग के तौर पे शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, यानी कि उस अमाउंट को जो हमें मिला है। लेकिन अगर हमें जो है रैंडमली सिंपली बस मिल गया है लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है, तो उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकती है एनपीओ। तो इसलिए उसको इस तरह के अमाउंट को जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है पीछे उसके, तो उसको मैं अपनी इनकम के तौर पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके जो है शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेगेसी आप एक बार रीड कर लेना, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। अगला है सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये बहुत सिंपल बात है, जैसे आप किसी एसेट को बेचते हो तो आप उसकी बुक वैल्यू देखते हो कि आपके अकाउंट्स में उसकी कितनी वैल्यू बची आपके हिसाब से, तो और उसको जब आप सेल करते हो तो कितना पैसा आपको मिला, यानी कि कितना पैसा रियलाइज हुआ, तो वो आप यानी कि कंपेयर करते हो। तो यानी कि अगर सपोज़ किसी चीज़ की बुक वैल्यू आपके बुक्स में 10 रुपये है लेकिन वो चीज़ बिकी 18 रुपये में एक्चुअली, तो आपका क्या हो गया, इनकम आपकी मानी जाएगी वो 8 रुपये। क्योंकि देखिए अगर 10 रुपये मैं अपनी इनकम नहीं मान सकता, क्योंकि 10 रुपये का मेरा असेट कम हो रहा है, क्योंकि 10 रुपये की बुक वैल्यू है, तो 10 रुपये का असेट कम हो गया और 10 रुपये उसके असेट कम होने की वजह से आ गए। तो इनकम तो आपकी केवल कितनी हुई है, जो एक्स्ट्रा 8 रुपये आपको मिले हैं। तो बेसिक जो पर्पज़ है, जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें बहुत लंबा लिख रखा है लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको बुक वैल्यू कंपेयर करनी है सेल वैल्यू से। अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो जितनी ज़्यादा है सेल वैल्यू बुक वैल्यू से, वो आप अपनी इनकम के तौर पे शो करोगे किसमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके। अगर आपकी जो है बुक वैल्यू कम है सेल वैल्यू से, तो ये आपका जो है लॉस हो जाएगा, जिसको आप डेबिट करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। अगर सपोज ये लिख रखा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल पूरी तरह कंज्यूम हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बुक वैल्यू 0 है, और अब जो भी उसके बेसिस पे उसको बेचने से आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा ही आपकी क्या हो जाएगी, इनकम, तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे क्योंकि बुक वैल्यू 0 है। अब अगर चाहे 2 रुपये भी मिले तो वो 2 रुपये जो है कहने के मेरी इनकम ही है, गेन है, तो उसको मैं क्रेडिट कर सकता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार रीड कर लेना चाहे, लेकिन मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया कि जब आप इस तरह की जो चीज़ आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, तो जब भी बेचोगे तो बेचने वाले दिन आपको कितनी मिली वैल्यू उसकी, यानी कि सेल वैल्यू कितनी है,
और उसको रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं, उसको आपको कंपेयर करना है बुक वैल्यू से। अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो आपकी इनकम है। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है और सेल वैल्यू कम है तो जो एक तरह से जितने से कम है हमारी सेल वैल्यू, तो वो हमारा एक तरह से लॉस हो गया, क्योंकि बुक वैल्यू वो अमाउंट होता है जो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, पर अगर सेल वैल्यू उससे भी कम है तो ऑब्वियसली मेरा लॉस हो गया। ठीक है, ओके। इसके अलावा अगला आइटम है सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। तो बिल्कुल सेम ऊपर वाली बात है कि अभी जो हमने डिस्कस की, ओल्ड असेट्स की आपको बुक वैल्यू दे रखी होगी, उसको आपको कंपेयर करना है सेल वैल्यू से, और जो भी अगर सेल वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो जितना ज़्यादा है वो आपकी इनकम है, जो कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके शो करोगे। और अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है सेल वैल्यू कम है तो जितने का एक तरह से कम है सेल वैल्यू बुक वैल्यू से, वो आप जो है अपने एक्सपेंस के तौर पे या लॉस के तौर पे जो है शो करोगे डेबिट करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। मैं बुकिश लैंग्वेज के तौर पे नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ सिंपल, ताकि अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप रीड करोगे जब इस चीज़ को तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे पता है कि हाँ यही होना चाहिए, तो लिखी हुई बात भी ऐसे लगेगी आपको कि हाँ ये चीज़ तो मुझे पता ही है। तो मैं जितना शॉर्ट में हो सके कंसेप्ट बताने पर फोकस कर रहा हूँ, और बाद में आप एक रीडिंग मार के उस चीज़ को बुक कैसे प्रेजेंट कर रही है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता ही सकते हैं। ठीक है, अगली आइटम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह। तो इनकी बुक वैल्यू ज़ीरो मानी जाती है, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू जनरली न्यूज़पेपर की वैल्यू केवल उस दिन तक होती है, मैगजीन की वैल्यू एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक होती है। तो मान के चलो मतलब वो ऐसी मैगजीन है जो करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूँ इनकी बुक वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपको माननी है ज़ीरो, और इसको बेच के यानी कि जितना भी मिलेगा वो पूरी की पूरी ही आपकी क्या हो जाएगी, इनकम। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह है, ये पूरी तरह आपका माना जाता है कि आपकी इनकम है। और एक खास बात लिखी है कि इनको खरीदने के लिए जो भी आप एक्सपेंस पेमेंट होती है आपकी जो साल के दौरान अराइज होती है, क्योंकि आप इनको परचेज कर रहे हो, तो उसको मैं डेबिट करता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसको यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाता है जब इसको हम परचेज करते हैं। और जब हम इसको बेचते हैं तो जितना भी हमें टोटल प्रोसीड्स मिली हैं, यानी कि जो टोटल अमाउंट मिला है सेल वैल्यू है, उस पूरे को ही मैं अपनी जो इनकम मानता हूँ, गेन मानता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैंने इसका आपको बता दिया कि जब आप इसको परचेज करोगे तो जो चाहे आप अमाउंट पे करो ना करो, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से जो भी यानी कि अमाउंट अराइज हो रहा है वो आप एक्सपेंस के तौर पे दिखाओगे, यानी कि डेबिट करोगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बेचते वक्त जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो पूरा ही आपका गेन मानते हुए आप पूरे अमाउंट को इनकम के तौर पर क्रेडिट करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है शो करोगे। ओके, अगली बात है सब्सक्रिप्शन। तो वो सब्सक्रिप्शन का बेसिक मतलब होता है कि जनरली टाइम टू टाइम जब तक वो बंदा मेंबर है तब तक मेंबर, जब तक वो है तब तक उसको रेकरिंग नेचर से कुछ ना कुछ हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली या ईयरली कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते रहना पड़ता है, और तभी तक उसको जो है सर्विस देती रहेगी एनपीओ। तो ये जो अमाउंट एनपीओ को मिलता है अपने मेंबर्स से रेकरिंग नेचर का है, तो एक नॉर्मल इनकम है जिसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्रेडिट करके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और बाकी हमने सेशन 3-4 ये दोनों डिवोट किए हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स के लिए, तो एक बार आप उसको देख सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे हमने वहाँ पे 4-5 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, और एक तो पूरी वीडियो डिवोट करी है कंसेप्ट समझने में कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लेकर अलग से न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं, एडजस्टमेंट्स जो आती हैं उसका प्लस क्यों करते हैं या माइनस क्यों करते हैं, और वहाँ पे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब भी काफ़ी डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। तो एक बार आप वो देख सकते हैं, सेशन 3 या 4 होगा, और जो भी सेशन होगा उसका अगला सेशन में हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो एक कंसेप्ट लेवल का है वीडियो और एक न्यूमेरिकल्स रिलेटेड वीडियो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे देखा गया है कि अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, और बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, एक्रूअल कंसेप्ट है बस, कि जो अमाउंट इस साल को बिलोंग करता है चाहे वो मुझे मिले या ना मिले, उसको मुझे जो अपने सब्सक्रिप्शन के तौर पर रिकॉर्ड करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनरेरियम की। तो ऑनरेरियम बड़ा आसान है। देखिए एनपीओ क्योंकि जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम वो कुछ गेस्ट कुछ स्पीकर्स को बुलाती है, और जो है वो लोग अपना जो है काफ़ी मतलब कीमती समय निकाल के आते हैं। तो वो जर्नली चार्ज तो नहीं करते क्योंकि वो एक एनपीओ के लिए एक एनपीओ के इवेंट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एनपीओ की एक कहीं ना कहीं एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि कुछ अमाउंट एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स वो पे करती है उन लोगों को जो अपना टाइम निकाल के आए और कहीं ना कहीं वो
ऑब्वियसली वो कुछ अच्छी फेमस पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ है और अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छी हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है शो करता है, एज अ टोकन ऑफ थैंक्स। तो एनपीओ ये जो अमाउंट पे करता है उन लोगों को जो अपना टाइम निकाल के जो है स्पीकर के तौर पे या गेस्ट के तौर पे सिंपली आते हैं, तो उनको हम पे करते हैं ऑनरेरियम। और जनरली क्योंकि इसलिए पे करते हैं क्योंकि अगर वो वही सर्विस या जिस काम के लिए वो आ रहे हैं अगर वो कहीं और देते तो उनको पेमेंट मिलती, तो इसलिए एनपीओ भी उनको कुछ पेमेंट तो देती है। और जो भी एनपीओ पे करती है अपने हिसाब से इनको इनकी सर्विस लेने के बदले, और एक दिन के लिए एनपीओ के लिए वो आए हैं और अपनी कोई सर्विस दे रहे हैं या कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आके एक दिन का, तो कहीं ना कहीं एनपीओ जो भी इनको पे करती है अपने हिसाब से, तो ऑनरेरियम एक तरह से एनपीओ के लिए एक्सपेंस होता है, जो कि वो हर साल ही कुछ ना कुछ इवेंट्स में इस तरह के लोग आते ही हैं। तो एनपीओ के लिए एक रेकरिंग नेचर का एक खर्चा है जिसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम एक नॉर्मल वर्ड है कि कभी कभी एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट या एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जब हम किसी को कोई चीज़ जो है देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम। ऑनरेरियम डिग्री आपने सुनी होगी, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनरेरियम डिग्री देती है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक्टर्स या वो पॉलिटिशियंस उस यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट पढ़े हैं, बट सिंपल एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो यूनिवर्सिटी जो है उनको वो डिग्री देती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम डिग्री। जनरली ऑनरेरियम पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री जो है प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ कुछ बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ को अपनी फील्ड में जो होते हैं। तो वो कोई स्टूडेंट थोड़ी होते हैं उस यूनिवर्सिटी के, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सिटी दे रही है, तो उस तरह की डिग्री को बोलते हैं ऑनरेरियम डिग्री। तो ऑनरेरियम आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑनरेरियम, हम जो है दे रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू रिसीट्स, इसको आप शो करते हो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को डेबिट साइड और रेवेन्यू रिसीट्स को आप शो करते हो क्रेडिट साइड। और रेवेन्यू का मतलब क्या है, बेसिकली रेकरिंग नेचर की है और इस तरह का काम ही एनपीओ का, और हर साल ही इस तरह के एक्सपेंस और इस तरह के रिसीट्स जो है मिलती हैं जो उस साल को ही बिलोंग करती हैं बस। और उसका यानी कि बेनिफिट अगर खर्चा है तो उसका बेनिफिट पूरी तरह उस साल में मिल गया है, और अगर कोई रिसीट है तो उसका बेनिफिट हमने सामने वाले को पूरी तरह दे दिया इसी साल में। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू रिसीट्स, जो कि जो है मैंने आपको बता दिया कि शो करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करके या क्रेडिट करके, डिपेंडिंग कि उसका नेचर क्या है। फिर लिख रखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी असेट साइड, और कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं जो बहुत ही नॉन रेकरिंग नेचर की रिसीट्स होती हैं, अमाउंट होते हैं जो हमें मिलते हैं या फंड जो मिलता है हमें किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसको हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। कैपिटल रिसीट्स होती हैं तो लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। फिर अगली आइटम है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। तो इस पर भी हमने जो हमारा लास्ट सेशन था इससे पहले का और उससे पहले का, तो 2 वीडियो हमने डिवोट करी हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में या कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे हमने डिटेल में बात किया, और बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप परचेज करते हो, यूज़ करते हो, वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मली स्टॉक हो सकते हैं दूसरी चीज़ों का जो आप ड्यूरिंग द ईयर जो है यूज़ करते हो असेट के तौर पर अपने एनपीओ को जो है रन करने के लिए, मेनटेन करने के लिए। तो कुल मिला के उससे रिलेटेड कितना अमाउंट खर्चे के तौर पे आप रिकॉर्ड करोगे इस साल जो बिलोंग करता है, जिसको मैं डेबिट करते हुए शो करूंगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो वही प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, और जो भी अमाउंट्स इस साल को बिलोंग नहीं करते उसको हटा देते हैं, जो इस साल को बिलोंग करते हैं उसको जोड़ देते हैं, और हमारा टोटल एक खर्चा आ जाता है जो इस साल को बिलोंग करता है अमाउंट, जिसको हम डेबिट करके शो कर देते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसके लिए हमने डिटेल्ड जो है 2 वीडियोज़ डिवोट करी हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, कंसेप्ट भी समझाए, और वो आप देख सकते हैं। ये वीडियो सेशन 8 है, तो सेशन 6 और 7 हमने इस टॉपिक के लिए डिवोट किया है, तो आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल में अगर डाउट हो तो आप हमें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको टाइम टू टाइम बताते ही हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे आप फोटोज़, वॉइस नोट्स लिख के कोई भी डाउट पूछ सकते हो, और आपको रियल टाइम में कोशिश करेंगे कि उसी दिन या मैक्सिमम अगले दिन तक उस डाउट को हम जो है सॉल्व कर दें, या तो वीडियो बना के या वॉइस नोट के थ्रू, या हल्का फुल्का ही होगा तो लिख के ही जो है हम फटाफट बता देंगे कि इसका जो है सोल्यूशन ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो एक बार आप जो है ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और आप और लोगों की, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप और लोगों को भी जो है कन्विंस करना कि हाँ ये ग्रुप अच्छा है, एक बार इसको ज्वाइन करके देखते हैं और डाउट्स वगैरह भेज के देखते हैं, और देखते हैं कि रिप्लाई करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम रिप्लाई जो भी आपके डाउट्स आएंगे उस ग्रुप में हम जो है साथ के साथ करेंगे। ठीक है, ओके।
सो इसी के साथ जो हमारी सारी आइटम्स थी, थियोरेटिकल आइटम्स थी, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, कहाँ पे शो करेंगे, किस साइट शो करेंगे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी जो भी आपके मतलब रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स है जिसमें आपके फ्रेंड्स होंगे बेसिकली, यानी कि उन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं आप जिनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है। और आई होप कि आप शेयर करेंगे और हमारी हेल्प करेंगे। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोई नया टॉपिक। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मैं जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है वो शुरू कराऊंगा, उसका कंसेप्ट और जो टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, एक थियोरेटिकल टॉपिक है इस आपके कोर्स में, तो मैं उससे शुरू करूंगा और फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या हैं वो हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। और इतना ही रखेंगे अगली क्लास में, तो अगले सेशन में। और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वैरायटी क्या है, क्वेश्चंस को मतलब जो है किस अप्रोच से जो है आप सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।